वेलकम बैक गाइस। आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उनके अंदर जो ब्लड रहता है वो पोर्ड रहता है डायरेक्टली लार्ज बॉडी कैविटीज के अंदर। इन कैविटीज को अपन साइनसेस बोलते हैं। इनके अंदर कोई भी ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट नहीं रहती है और जो इनके अंदर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। इनके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोड, लीच और बहुत सारे मोलस्कास में भी ये मिलता है। अब अपन बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड रहता है वो फ्लो करता है इनसाइड ब्लड वेसल्स। इनके अंदर ब्लड कैपिलरी भी प्रेजेंट रहती है और ब्लड कभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता विद द सेल्स। इनके एग्जाम्पल है कॉर्डेट्स, एनिलिडा, एनिलिडा में लीच को छोड़ के, और मोलस्का का सिफेलोपोड। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करने से पहले अपन बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी सिस्टम होता है आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी और वेन्यूल्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं कैपिलरी सिस्टम को। अपन बात करते हैं कैपिलरी। कैपिलरी थिनेस्ट ब्लड वेसल्स रहती है, इन्हीं के थ्रू एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज करने के लिए ये बनी रहती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, इसी कारण ये एक्सचेंज कर पाती है सब्सटेंसेस का। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन्स की। ये तीन लेयर की मिलके बनती है। सबसे आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ को और इनके अंदर इनकी नर्व्स कंटेन होती है, यानी वेसोवेसरम। इन्हीं को बोलते हैं दे आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर होती है, ये बनी रहती है सर्कुलर स्मूथ मसल्स की और ये बहुत ही थिकेस्ट लेयर रहती है। इनर मोस्ट लेयर रहती है ट्यूनिका इंटरना, ये बेसिकली बनी रहती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। अब अपन बात करते हैं आर्टरीज और वेन की। तो आर्टरीज ब्लड लेके आती है हार्ट और ऑर्गन में ट्रांसफर करती है, और जो वेन है वो हार्ट के टूवर्ड्स ब्लड लेके जाती है। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीडेटेड ब्लड को, वाइल अपनी जो वेन रहती है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है। इन दोनों में ही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो आर्टरी की ट्यूनिका एक्सटर्ना रहती है वो थिनर रहती है एज कंपेयर टू वेन। वेन की थोड़ी सी थिकर रहती है। जो आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया रहती है वो थिकर रहती है एज कंपेयर टू मीडिया ऑफ वेन। जो आर्टरीज की वॉल्स रहती है वो इलास्टिक रहती है और नॉन कोलैप्सिबल रहती है, जबकि वेन की इनइलास्टिक रहती है और कोलैप्सिबल रहती है वॉल्स। जो आर्टरी का ल्यूमन रहता है वो बहुत नैरो रहता है, जिस कारण जो ब्लड का फ्लो रहता है बहुत हाई प्रेशर के साथ होता है, जबकि जो वेन का ल्यूमन रहता है बहुत वाइडर रहता है एज कंपेयर टू आर्टरी, जिस कारण इनका जो स्लोअर ब्लड सप्लाई करते हैं और लेस प्रेशर के साथ। वेन ऊपर लाई करती है अपनी स्किन के, मतलब सुपरफिशियली दिखती है थोड़ी बहुत, और जो अपनी आर्टरी रहती है बहुत ही डीप स्किन के अंदर रहती है। आर्टरीज के अंदर वॉल्व भी प्रेजेंट रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, जबकि वेन्स के अंदर अपने वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। जो आर्टरी रहती है वो अपीयर होती है एज पिंकिश कलर की, जबकि अपनी जो वेन रहती है वो डार्क रेड या फिर ब्लूइश कलर की अपीयर होती है। अगर अपनी आर्टरी कट होती है तो वो ब्लड का जर्की फ्लो करवाती है, जबकि जब अपनी वेन कट होती है तो ये यूनिफॉर्म फ्लो होता है ब्लड का। ये डायग्राम है आर्टरीज का और वेन का। जो इनकी अपन देख पा रहे हैं कि जो इनकी ल्यूमेन रहता है आर्टरी का वो बहुत नैरो रहता है एज कंपेयर टू वेन। वेन के अंदर वॉल्व भी प्रेजेंट रहते हैं, जबकि आर्टरी में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ब्लड ग्रुप्स में दो सिस्टम होते हैं, एक एबीओ सिस्टम होता है और एक आरएस सिस्टम होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ ग्रुप, ठीक है, और एबी ब्लड ग्रुप अलग होता है, ठीक है। इनका बेसिस क्या है, यानी कि इनके अंदर दो काइंड्स के एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एक ए एंटीजन रहता है, एक बी एंटीजन रहता है, और एक ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और एक किसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता, उसको ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये मल्टीपल एलीलिज्म शो करता है। इनके अंदर तीन एलील्स होते हैं, यानी IA, IB एंड IO। IO बेसिकली रेसिसिव रहता है, जबकि IA एंड IB दोनों डोमिनेंट रहते हैं। इनके 6 जीनोटाइप बनते हैं,
ये जीनोटाइप अपन याद करेंगे आने वाले चैप्टर में, जो कि है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। इनके 4 फिनोटाइप होते हैं, एक ए रहता है, एक ए बी रहता है, एक ए बी रहता है और एक ओ रहता है। टेबल बनाइए याद करने के लिए। तो ए ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है और ये एंटीबॉडी बनाता है बी को, ठीक है, एंटी बी बनाता है। जो ब्लड ग्रुप बी रहता है वो एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है उसके ब्लड आरबीसी के सरफेस के ऊपर और वो बनाता है एंटीबॉडी एंटी ए। जो ए बी ब्लड ग्रुप रहता है उसके अंदर एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, ए और बी, तो ये किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनाता है। जो ब्लड ग्रुप ओ रहता है इनके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, जिस कारण ये एंटी ए और एंटी बी दोनों बनाता है। अब हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। तो यानी अगर अपना डोनर के पास एंटीजन ए प्रेजेंट रहे और ये मतलब ये एंटी बी बना, यानी ब्लड ग्रुप ए है और अपना रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप बी है, और यदि अपन ने ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड ग्रुप बी वाले में डाला तो क्या होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब अपन डालते हैं तो इनके अंदर एंटी ए प्रेजेंट रहता है रेसिपिएंट में, तो जिस कारण क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसी की और आरबीसी रप्चर कर जाते हैं, जिस कारण कॉज होता है एनीमिया और जॉन्डिस। तो इस वजह से डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपन बात करते हैं बेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो सेम ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूजन करें तो बहुत ही बेस्ट रहता है, या फिर अगर पहला सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो अपन ब्लड ग्रुप ओ को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये बेसिकली सिंपल फ्लो चार्ट है याद करने के लिए किसका किस में ट्रांसफ्यूजन होगा। तो ए बी ओ एंड ए बी इन दोनों के सबके सामने सामने ओ सब सेम ब्लड ग्रुप लिख लेना और एक एरो बना लेना यहाँ पे बहता हुआ, तो अपने को सब पता चल जाएगा कि ये जो यूनिवर्सल डोनर रहता है वो ओ रहता है, यानी ये इसको डोनेट कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। और जो रेसिपिएंट रहता है, रेसिपिएंट यानी सबसे ले सकता है, वो रहता है ए बी पॉजिटिव। अपन बात करते हैं ए बी ओ इनकम्पैबिलिटी बिटवीन ओ ब्लड ग्रुप मदर वाली और नॉन ओ ब्लड ग्रुप फीटस का होगा। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप रहता है तो एंटी ए और एंटी बी बनाता है। जो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी रहती है वो आईजीएम टाइप की रहती है, यानी कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। जबकि यदि मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो तो ये कोई सी भी एंटी ए बनाता है और एंटी बी बनाता है, वो आईजीजी टाइप की रहती है, यानी कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, यानी कि फीटस को हार्म कर सकती है। अगर फीटस को हार्म करेगी तो जो फीटस का आरबीसी रहेगा उसके फीटल आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगी और क्लम्पिंग होने के कारण आरबीसी रप्चर हो जाएगा और आरबीसी रप्चर होने के कारण फीटस को कॉज होगी एनीमिया और जॉन्डिस। तो अपन अब बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ये डिस्कवर्ड करा था लैंडस्टर ने और विनर ने। तो ये पहले सबसे पहले देखा गया था रेजस मंकी के अंदर, जो कि अगर इनके अंदर अगर आरएच एंटीबॉडी दिखती है, एंटीजन दिखता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट रहता है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो यानी टोटल 8 टाइप के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। कोई नेचुरल एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता अगेंस्ट आरएच एंटीजन, यानी यदि अपन आरएच नेगेटिव वाले ब्लड का आरएच पॉजिटिव में डाल दे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर अपन आरएच नेगेटिव वाले को आरएच पॉजिटिव दे दें तो इनके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगी, यानी कि ये किसी भी अपने ब्लड ग्रुप को फॉरेन समझेगा, तो यानी इनके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा आरएच एंटीबॉडी का बाय द इम्यून सिस्टम। तो ये क्या करेगा, तो ये आरबीसी को रप्चर करेगा और एनीमिया और जॉन्डिस को कॉज करेगा। अपन बात करते हैं आरएच इनकम्पैबिलिटी की। आरएच इनकम्पैबिलिटी यानी कि जब मेल फादर हो और फीमेल नेगेटिव हो, जो मेल फादर हो वो आरएच पॉजिटिव हो और जो फीमेल मदर हो वो आरएच नेगेटिव, यानी इनके अंदर ब्लड ग्रुप नेगेटिव और मेल फादर के अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। तो यदि इन दोनों ने एक चाइल्ड को बर्थ दिया तो अगर पहला चाइल्ड का फीटस का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हुआ तो फीटस को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मदर नेगेटिव है। अगर फीटस का जन्म पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ हुआ, यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ फीटस का, तो प्रेगनेंसी वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी तो कुछ ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी विथ मैटरनल ब्लड, तो मैटरनल ब्लड के अंदर आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि फिर उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, अगर नेगेटिव हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सेकेंड फीटस वापस पॉजिटिव निकला यानी तो फिर दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी आरएच एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है, जिस वजह से ये क्लम्पिंग हो जाएगी और रप्चर कर देगा आरबीसी को
और फीटस को एनीमिया और जॉन्डिस की डिजीज हो जाएगी। इसी इनकम्पैबिलिटी को अपन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस बोलते हैं, यानी कि इनकी जो भी RH नेगेटिव फीटस रहेगा वो सेफ रहेगा, जबकि पहली वाली प्रेगनेंसी वो सेफ रहेगी, सेकेंड वाली प्रेगनेंसी यानी वो बहुत ही दिक्कत देगी। ठीक है, इसके ऐसा नहीं है कि इसके प्रिवेंशन है, इसके प्रिवेंशन भी है। अगर अपन डिलीवरी के विद इन 72 आवर्स अगर मदर की बॉडी में इंजेक्ट करते रोगम को, तो जो फीटल का RBC गया था तो वो उसको पूरा खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा फीटल के RBC को, जिस कारण जो RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी के अंदर बनी है उसको वो बनने नहीं देगा। अपन बात करते हैं हार्ट की। हार्ट में भी स्पेशली बात करते हैं वर्टिब्रे हार्ट की। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ वर्टिब्रे हार्ट का, तो ये 2 चैम्बर से लेके 4 चैम्बर हार्ट तक की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। तो जो 2 चैम्बर हार्ट रहता है वो फिश का रहता है, जिनके अंदर एक एट्रियम रहता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। इनके अंदर 2 एक्सेसरीज चैम्बर रहते हैं, एक सीनस विनोसा रहता है और एक कोनस आर्टियोलिसिस रहता है। इनको वीनस हार्ट बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी सीनस विनोसा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया एट्रियम के अंदर, एट्रियम से गया ये वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से गया ये कोनस आर्टियोलिसिस के अंदर, कोनस आर्टियोलिसिस के ये गया गिल्स के अंदर, गिल्स के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो गया और फिर ये ऑर्गन तक पहुंच गया, ऑर्गन से फिर ये साइनस विनोसा में गया। इस वजह से जो फिशेस के अंदर है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं एम्फीबियंस के हार्ट की। एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, यानी इनके अंदर 2 एट्रियम रहते हैं और एक वेंट्रिकल रहते हैं। इनके अंदर 2 एक्सेसरीज चैम्बर रहते हैं, एक साइनस विनोसा रहता है और एक ट्रंकस आर्टियोलिसिस रहता है। इनके अंदर क्या रहता है, जो वेंट्रिकल है उनके अंदर जो रहता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, जिस वजह से इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के हार्ट की। रेप्टाइल्स का हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होता है, इनके अंदर 2 एट्रियल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, बट इनके अंदर कुछ सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनने लग जाता है, जिस कारण ये 4 चैम्बर्ड की तरह दिखता है, बट होता 3 चैम्बर्ड ही है। इनके अंदर भी 2 एक्सेसरी चैम्बर रहते हैं, एक साइनस विनोसा रहता है और एक ट्रंकस आर्टियोलिसिस रहता है। ट्रंकस आर्टियोलिसिस फर्दर एक पल्मोनरी आर्क और एक 2 सिस्टमेटिक आर्क में डिवाइड होता है। इनके अंदर भी वेंट्रिकल के अंदर मिक्सिंग होती है ब्लड की, इस वजह से इनके अंदर भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करते हैं एवियन या फिर मैमिलियन या फिर क्रोकोडाइलियन हार्ट की। इनके अंदर ये 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, इनके अंदर यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं। जो इनका ट्रंकस आर्टियोलिसिस रहता है वो भी एक पल्मोनरी अरोटा और एक सिस्टमेटिक अरोटा में डिवाइड हो जाता है। इनके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, इस वजह से इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो राइट वाला पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही सप्लाई करेगा। अपन ने फिशेस का पढ़ा था, फिशेस का जो हार्ट रहता है वो वीनस हार्ट रहता है, जबकि प्रॉन्स का हार्ट रहता है वो आर्टेरियल हार्ट रहता है, यानी ऑर्गन से गया गिल्स, गिल्स से गया हार्ट के अंदर। अब थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि किसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है। तो अपन बात करते हैं फिशेस की। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, जबकि एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड रहता है, जबकि रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चैम्बर्ड रहता है और क्रोकोडाइल्स और मैमल्स और एव्स के अंदर ये 4 चैम्बर्ड रहता है। यानी जिसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है उनके अंदर एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकुलर प्रेजेंट रहता है। जबकि जो अपना मैमल्स का हार्ट रहता है उनके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं। फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और अपन जैसे मैमल्स रहते हैं उनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ सिचुएटेड होता है? ये बेसिकली सिचुएटेड होता है मिडस्टेशियल स्पेस के अंदर, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर लाई करती है बिटवीन 2 लंग्स। इनका जो शेप रहता है, जब अपन एक मुट्ठी को अपन बांधेंगे अपनी, तो उसके साइज के बराबर अपना हार्ट रहता है, यानी ट्रायंगुलर क्लेंच फिश साइज हार्ट रहता है अपना। जो इनका वेट रहता है वो मेल के अंदर 300 ग्राम रहता है, जबकि फीमेल के अंदर 250 ग्राम्स रहता है। और जबकि जो अपना हार्ट रहता है, ह्यूमन का हार्ट रहता है, वो अपर से ब्रॉड रहता है और लोअर से नैरोअर रहता है, यानी एपेक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है नैरो से। अब अपन इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करें तो जो ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर जो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है वो सुपीरियर वेना कावा लाती है, और जो नीचे वाली बॉडी से लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं।
इनके अंदर एक सल्काय प्रेजेंट रहती है जिनको अपन कैरोनरी सल्काय बोलते हैं। इन्हीं के अंदर कैरोनरी वेन भी प्रेजेंट रहती है। अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो सीधा जाता है लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। जो अपना लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से? लंग्स से आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है अरोटा के थ्रू। और एक अपन एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक लिगामेंटस आर्टरियोलिसिस भी प्रेजेंट रहता है जो कि बाईपास कर देता है अपने लंग्स को। अब थोड़े डीप डाउन स्ट्रक्चर की बात कर लें, यानी थोड़े डिटेल में बात कर लें तो इनके अंदर कितने सल्काय और कितने ग्रूव्स प्रेजेंट रहते हैं। तो पहला सल्काय रहता है कैरोनरी सल्काय जो कि हॉरिजॉन्टल रहता है। आर्टरी और वेंट्रिकल सल्काय रहता है, इनके अंदर कैरोनरी वेन प्रेजेंट रहती है। फिर एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रहता है जो कि इनके अंदर भी कैरोनरी आर्टरी प्रेजेंट रहती है। जो इंटर आर्टरियल सेप्टम भी रहता है ये इतना विजिबल नहीं होता है। चैम्बर्स की बात करें तो इनके अंदर 2 आर्टरिया रहते हैं और 2 वेंट्रिकल रहते हैं। आर्टरिया भी राइट और लेफ्ट रहते हैं और वेंट्रिकल भी राइट और लेफ्ट रहते हैं। अब अपन बात करते हैं वेसल्स की। इनके अंदर सुपीरियर वेना कावा होती है जो कि ब्लड को लाती है अपर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है अपर बॉडी से। जो अपनी इंफीरियर वेना कावा रहती है वो ब्रिंग करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। जो अपनी पल्मोनरी वेन रहती है वो ब्रिंग करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टूवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। और जो सिस्टमैटिक अरोटा रहती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टूवर्ड्स द ऑर्गन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपना लिगामेंटस आर्टरियोलिसिस रहता है कि ये लिगामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ये बेसिकली रिमेन रहता है अपना डक्टस आर्टरियोलिसिस का बिटवीन पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक अरोटा इन द फीटल एम्ब्रियोनिक हार्ट। ये प्रेजेंट रहता है टू बाईपास लंग्स। अब अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट की। तो ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपना राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर 3 ओपनिंग्स होती है। एक सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है जिसके अंदर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता। एक इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग रहती है जिनके अंदर यूस्टेशियन वाल्व प्रेजेंट रहता है। और इनके अंदर एक और कैरोनरी वेन की ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग होती है थ्रू थिवेशियन वाल्व। जो अपना लेफ्ट एट्रियम रहता है उनके अंदर 4 ओपनिंग होती है जो कि रहती है पल्मोनरी वेन ओपनिंग। इनके अंदर भी कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता है। और जो ये है वो ये है इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब हम बात करते हैं कि ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर ये है अपना जो रहता है ये रहता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये रहता है राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है। इनके थ्रू भी इनके थ्रू जाता है पल्मोनरी, इनके थ्रू ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है टूवर्ड्स द लंग्स। इनके अंदर भी एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं सेमिलूनर वाल्व। एक फोसा ओवली प्रेजेंट रहता है इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है वो अपना पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है थ्रू अरोटा। अब हम बात करते हैं वेसल ओपनिंग। वेसल ओपनिंग के राइट एट्रियम के अंदर 3 ओपनिंग होती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कैरोनरी वेन की। सुपीरियर वेना कावा के अंदर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता है। इंफीरियर वेना कावा के अंदर ये गार्ड होती है यूस्टेशियन वाल्व के थ्रू। और जो कैरोनरी वेन रहती है वो गार्ड होती है थ्रू थिवेशियन वाल्व के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम के अंदर 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है, इनके अंदर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता है। जो राइट वेंट्रिकल रहता है उनके अंदर पल्मोनरी आर्टरी की लेके जाती है, इनके अंदर एक वाल्व प्रेजेंट रहता है जिसको सेमिलुलर वाल्व कहते हैं। ये हाफ मून शेप वाल्व रहता है, यानी 3 कप्स का बना रहता है। जो अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल रहती है उनके अंदर सिस्टमेटिक अरोटा जाती है, वहां से राइज होती है, इसके अंदर भी अरोटिक सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट रहता है। तो कितने टाइप्स के टोटल वाल्व प्रेजेंट रहता है? एक यूस्टेशियन वाल्व प्रेजेंट रहता है, एक थिवेशियन वाल्व प्रेजेंट रहता है, एक पल्मोनरी और अरोटिक सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट रहता है, एक राइट आर्टी वेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट रहता है जो कि ट्राइकस्पिड रहता है नीचे अंदर नेचर के अंदर, यानी 3 कप्स रहते हैं। और एक लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व रहता है जो कि बाइकस्पिड रहता है नेचर के अंदर, यानी ये 2 कप्स का बना रहता है। अब अपन बात करते हैं चैम्बर वॉल्स की। चैम्बर वॉल्स के अंदर आती है, एक पहले बात करते हैं अपन आर्टरियल वॉल्स की। आर्टरियल वॉल्स के अंदर ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट रहती है जिसको अपन मस्कुलाए पैक्टिनेट बोलते हैं। इनके अंदर एक फोसा ओविला भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक डिप्रेशन रहता है इन द पोस्ट इंटर आर्टरियल सेप्टम के अंदर। ये रहता है, रिमेन रहता है फोरम एंड ओवले का ऑफ द एम्ब्रियोनिक हार्ट। तो वेंट्रिकुलर वाल्व की बात करें तो इनके अंदर कॉलमने कॉर्ने प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि स्मॉल मस्कुलर रिजेस रहती है ये। इनके अंदर पैपिलरी मसल्स भी प्रेजेंट रहती है और इनके अंदर कॉर्डेना टेंडेना प्रेजेंट रहता है। जो कॉर्डेना टेंडेना रहता है ये सेमिलुलर वाल्व के साथ अटैच रहता है, जिस कारण ये जो प्रिवेंट करता है जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, यानी ये वापस पलट के राइट एट्रियम में ना चला जाए, इस वजह से ये प्रिवेंट करती है ये वाली मसल कॉर्डेना टेंडेना।
अब अपन बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की। वॉल्स ऑफ हार्ट यानी 3 लेयर का मिलके बनता है। आउटर जो वॉल रहती है वो एपिकार्डियम रहती है, जो मिडल वॉल रहती है वो मायोकार्डियम रहती है, यानी जो मायोकार्डियम रहती है वो थिकेस्ट वॉल रहती है, और जो इनर वॉल रहती है वो एंडोकार्डियम रहती है, यानी ये बनी रहती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। जो हार्ट रहता है वो प्रोटेक्ट होता है थ्रू पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के तो अंदर जो आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम की बनी रहती है, और जो इनर रहती है वो सिरोसस पेरिकार्डियम की बनी रहती है। सिरस पेरिकार्डियम के अंदर भी 2 लेयर होती है, एक आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम होती है और एक इनर विस्ट्रल पेरिकार्डियम होती है। इनके अंदर पेरिकार्डियल स्पेस भी रहती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ये जो आउटर और इनर विस्ट्रल पेरिकार्डियम है, इनके अंदर इसको दोनों को मिलकर बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद आती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के बाद आती है एंडोकार्डियम। जो आर्टेरियल वॉल रहती है वो हल्की सी थिनर रहती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, और जो सबसे थिकेस्ट वॉल रहती है यानी सबसे थिकेस्ट चैम्बर रहता है वो रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सारी वॉल्स का। जैसे कि ये अपन बात करते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम रहती है, ये विसरल पेरिकार्डियम रहती है, और ये रहती है पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में ये स्पेस रहती है वो पेरिकार्डियल स्पेस रहती है जो कि फिल्ड होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड से। ये पूरी मायोकार्डियम रहती है। मायोकार्डियम मैंने बोला था कि थिकेस्ट लेयर रहती है, और जो लास्ट वाली रहती है वो जो एंडोकार्डियम रहती है ये बनी रहती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। डबल कंप्लीट सर्कुलेशन। डबल कंप्लीट सर्कुलेशन यानी इनके अंदर 2 सर्कुलेशन होते हैं। एक पल्मोनरी लेसर सर्कुलेशन रहता है, ये करता है टू एंड फ्रॉम लंग्स। इनके अंदर इन्वॉल्व रहता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। जो सिस्टमेटिक का और ग्रेटर सर्कुलेशन रहता है यानी कि बड़ा सर्कुलेशन रहता है, ये करता है टू एंड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, और इनके अंदर इन्वॉल्व रहता है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हल्का सा फ्लो चार्ट मैंने बनाने की कोशिश करी है। जो अपना लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, और लेफ्ट एट्रियम के ये फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ट्रेवल करता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर, यानी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के अंदर, और वेन फाइनली पोर करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर। और जो फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ये जाता है फॉर दी ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है लंग्स के अंदर। जो ये ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट कैसे धड़कता है। यानी कि जो अपना हार्ट रहता है वो मायोजेनिक हार्ट रहता है, यानी ये खुद में इम्पल्स जनरेशन कर सकता है इसकी मसल्स के थ्रू। इनके अंदर कुछ स्पेशल नोडल टिश्यू भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी स्पेशल कार्डियक मसल रहती है जो कभी भी थकती नहीं है, और ये जनरेट करती है और कंडक्शन करती है इम्पल्स का। यानी कि जो अपना हार्ट रहता है वो ऑटो एक्साइटेबल और सेल्फ एक्साइटेबल रहता है, जिस वजह से जो इसके अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की कोई भी जरूरत नहीं होती इम्पल्स जनरेशन के लिए। जो इनका पाथवे रहता है वो सबसे पहले एसएन नोड जनरेट करती है, यानी साइनो आर्टेरियल नोड जनरेट करती है अपनी इम्पल्स को। ये फर्दर पास आउट होती है एवी नोड के अंदर। एवी नोड फर्दर पास आउट करता है इम्पल्स को बंडल ऑफ हिज के अंदर, और जो बंडल ऑफ हिज है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में पास आउट करते हैं, और फाइनली ये पुरकेंजी फाइबर्स में इम्पल्स को पास आउट करते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ पे कौन सी पुरकेंजी फाइबर्स या एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जो अपनी एसए नोड रहती है वो राइट एट्रियम की अपर वॉल में प्रेजेंट रहती है नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो अपना एवी नोड रहती है, एवी नोड रहती है लोअर राइट एट्रियम के, जो कि इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के पास रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बंडल ऑफ हिज रहता है वो बीच में ट्रेवल करता है, फिर ये कन्वर्ट होती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, और फिर लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के बाद ये पुरकेंजी फाइबर्स में पूरे हार्ट के ऊपर फैल जाती है। अब थोड़ा डिटेल ओवरव्यू देख लेते हैं। जो एसए नोड है उनका फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टेरियल नोड। ये प्रेजेंट रहती है राइट अपर वॉल ऑफ द आरए, यानी कि राइट एट्रियम के नियर द सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास प्रेजेंट रहती है। ये ऑटो एक्साइटेबल रहती है, यानी कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स जनरेशन करती है। ये अराउंड इम्पल्स जनरेट करती है 70 to 75 पर मिनट। यही बेसिकली इनिशिएट करती है और मेंटेन करती है अपनी हार्ट बीट को, इस वजह से इनको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे नोड जो अपनी आर्टेरिया वेंट्रिकुलर नोड रहती है, यानी कि एवी नोड, ये प्रेजेंट रहती है लोअर लेफ्ट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर इंटर आर्टेरियल और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जंक्शन। ये जनरेट करती है इम्पल्स अराउंड 40 to 50 पर मिनट। ये इनका हल्का सा डिले रहता है 0.1 सेकेंड का, यानी कि एसए नोड और एवी नोड के इम्पल्स में हल्का सा डिले रहता है, यानी 0.1 सेकेंड का टू कम्प्लीटली फिल, तो जिस वजह से जो वेंट्रिकुलर है वो हल्का सा फिल्ड अप हो जाए फ्रॉम द आर्टेरियल मिलर। ये पेस सेटर रहता है ऑफ द बॉडी, यानी एवी नोड रहता है वो पेस सेटर रहता है,
अब अपन बात करते हैं बंडल ऑफ हिस की। ये रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड और डिवाइड कर देता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। और जो पुरकेंजी फाइबर्स रहते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स को प्रोपोगेट करते हैं इम्पल्स को टू द कार्डियक मस्कुलर ऑफ द वेंट्रिकल। ये दोनों इम्पल्स जनरेट करते हैं 20 to 40 पर मिनट। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जो एसए नोड रहती है वो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जो एवी नोड रहता है वही इलेक्ट्रिकल गेटवे रहता है टू वेंट्रिकल्स। और जो सबसे पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर फाइनली लास्ट में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कि सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्वस कंट्रोल की। तो ये कंट्रोल होता है हार्ट का रेगुलेशन थ्रू एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होता है। कार्डियक सेंटर प्रेजेंट रहता है जो कि मेडुला के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनके अंदर कार्डियो एक्सिलेटरी सेंटर रहता है और एक कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर रहता है। जो कार्डियो एक्सिलेटरी सिस्टम रहता है ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज या टेम्परेचर या फिर इमरजेंसी या फिर इमोशन के वक्त एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को, जो कि रिलीज करता है एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर को, जिस कारण जो अपनी हार्ट बीट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट। जो अपनी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर रहता है वो अपनी जो नॉर्मल स्लीपिंग या फिर रिलैक्स या रेस्ट स्टेट में एक्टिवेट होता है। ये स्टिमुलाई करता है अपने पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को, जो कि एसिटाइल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, जिस कारण जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होता है और जिस कारण जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट। इसके लिए अपन ने ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। जो अपने साईं भगवान रहते हैं, तो साईं एस से सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और ए से एड्रिनलिन और आई से जो कि इंक्रीज करता है अपने हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को, इंक्रीज करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। और फिर आता है पैक्ट यानी कि पैड, ठीक है। पैड यानी पी से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो एसिटाइल कोलिन रहता है ये इसको रिलीज करता है और डी से यानी डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को, हार्ट रेट को और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। अब हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है हार्ट रेट का, तो जो अपना एड्रिनल मेडुला रहता है वो रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन का, जिसके कारण जो अपना हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट। ये डायरेक्टली रेगुलेट करता है अपने हार्ट रेट को। जो थायराइड रहते हैं वो थायरोक्सिन रिलीज करते हैं, जिस कारण जो अपना हार्ट रेट है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। ये इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं अपने हार्ट रेट को। जो सोडियम और पोटेशियम जब इंक्रीज होता है तो ये अपने हार्ट रेट को गिराता है, जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो ये अपने हार्ट रेट को बढ़ाता है। अपन बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल यानी कि जो इवेंट होता है बिटवीन बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट, यानी इनके बीच में क्या क्या इवेंट हुआ, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या कैसे कौन सा किसके रिलैक्स स्टेट आई, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर। यानी कि 72 टाइम्स अपना हार्ट बीट करता है पर मिनट, तो यानी कि एक बीट में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है एक बीट के लिए। तो इनके अंदर दो फेजेस होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है जिसको अपन सिस्टोल बोलते हैं और एक रिलैक्सेशन फेज होता है जिसको अपन डायस्टोल बोलते हैं। तो इनके अंदर 3 फेजेस होते हैं। पहला आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, यानी कि आर्ट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ये ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ साइनोएट्रियल नोड के कारण। जो ब्लड रहता है वो पंप्ड आउट होता है इनटू रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल। इनके अंदर जो स्टेशन ट्यूब रहता है, थिबेशियन ट्यूब रहता है, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, ये ओपनिंग रहती है वो क्लोज हो जाती है। और राइट और लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व की ओपनिंग ओपन हो जाती है, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, जिस कारण जो रहता है ब्लड पोर्ड हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। जो इनके अंदर वेंट्रिकल्स रहते हैं वो रिलैक्स स्टेट के अंदर रहते हैं। आर्ट्रियल फेज के अंदर इनकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 0.1 सेकेंड रहती है। जो इनके थ्रू ही रहता है, जो 1/3 वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है वो इनके थ्रू ही होती है आर्ट्रियल सिस्टोल के कारण। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, जो कि अराउंड रहता है 0.3 सेकेंड का। इनके अंदर 2 सब फेसेस रहते हैं, एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहता है और एक पीरियड ऑफ इजेक्शन रहता है। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहता है यानी कि इनके अंदर क्लोजर होता है एवी वॉल का और प्रोड्यूस होता है, जिस कारण प्रोड्यूस होता है फर्स्ट हार्ट बीट साउंड, जिसको अपन लब बोलते हैं। इनके अंदर सेमिनुलर वाल्व भी क्लोज रहती है। फिर जब पीरियड ऑफ इजेक्शन आता है इनके अंदर सेमिनुलर वाल्व ओपन हो जाती है, जिस कारण जो ब्लड रहता है वो फ्लो होता है फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी या फिर अरोटा के अंदर। जिनके अंदर जो एट्रिया रहता है वो डायस्टोल फेज के अंदर यानी रिलैक्स फेज के अंदर चला जाता है। अब ज्वाइंट डायस्टोल की बात कर रहे हैं, यानी कि 0.4 सेकेंड का होता है। इनके अंदर जो ऑल चैम्बर्स, जो चारों चैम्बर्स रहते हैं अपने हार्ट के, वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं इनके अंदर,
भी 3 सब स्टेजेस होती है। एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, दूसरा रैपिड 1/3 फीलिंग वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, और फिर होती है स्लो 1/3 वेंट्रिकुलर फीलिंग। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन रहता है ये होता है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इनके अंदर जो क्लोजर होता है सेमिनुलर वाल्व का, जिसके अंदर सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन डब बोलते हैं। इनके अंदर जो एवी वाल्व रहता है वो भी क्लोज्ड स्टेट में रहता है। फिर जो रैपिड 1/3 वेंट्रिकुलर फीलिंग रहती है, इनके अंदर एवी वाल्व ओपन होता है। और जो लास्ट में जो सब स्टेज आती है जो कि स्लो 1/3 वेंट्रिकुलर फीलिंग रहती है। अपन बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि 0.1 सेकंड के लिए आर्टेरियल सिस्टोल होता है, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और ये 0.4 के लिए ज्वाइंट डायस्टोल होता है। यानी कि जो आर्टेरियल का डायस्टोल रहता है वो अराउंड 0.7 सेकेंड्स के लिए रहता है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है वो 0.3 सेकंड के लिए रहता है, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहता है वो 0.5 सेकंड के लिए रहता है। अब क्या बात करें, पहला लब साउंड कब प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि जब अपनी जो आर्टेरियल वेंट्रिकुलर वाल्व रहती है वो क्लोज हुई थी। और जब सेकंड डब साउंड यानी सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ था, जब अपनी सेमिनुलर वाल्व क्लोज हुई थी। यानी कि इनकी ड्यूरेशन रहती है 0.3 सेकंड, और फ्रॉम डब साउंड टू लब साउंड इनकी ड्यूरेशन रहती है 0.5 सेकंड। जो अपनी हार्ट बीट है वो अपन उसको हियर करते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। ये तो आपने बहुत ही डॉक्टर्स के गले में देखा होगा जनरली। जो अपना हार्ट साउंड रहता है, पर अपन हार्ट साउंड की बात करें तो फर्स्ट हार्ट साउंड रहता है वो लेता है लब, और जो सेकंड हार्ट साउंड रहता है उसको बोलते हैं डब। जो फर्स्ट हार्ट साउंड रहता है वो ड्यू टू प्रोड्यूस होता है एवी वाल्व के क्लोजर से, और जो सेकंड हार्ट साउंड रहता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वाल्व, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जो लब साउंड रहता है वो लो पिच रहता है बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। जो अपना डब साउंड रहता है वो हायर पिच के लिए हाई पिच का रहता है बट लेसर ड्यूरेशन के लिए रहता है। अब ये साउंड्स को याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है लव ऑल, यानी कि एल से लब यानी कि एवी वाल क्लोजर, और एल से लो पिच, और एल से लॉन्गर ड्यूरेशन। सेकेंड हार्ट साउंड के लिए बनाई है डोंट स्ट्रेस एंड हेट शंभू, यानी कि डी से डब, एल से सेमिनुलर वाल्व, एच से हायर पिच, और एच से शॉर्टर ड्यूरेशन। अब अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर फीलिंग की। वेंट्रिकुलर जो फर्स्ट रैपिड फीलिंग होती है वो 1/3 फीलिंग होती है, ये आर्टेरियल सिस्टोल के कारण होती है। जो पैसिव फीलिंग होती है यानी कि 1/3 सेकेंड थर्ड फीलिंग होती है, जो कि एक ज्वाइंट डायस्टोल के कारण होती है और एक ज्वाइंट डायस्टोल के ही कारण होती है। दोनों फीलिंग ये पैसिवली होती है, एक स्लो होती है एक थोड़ी सी रैपिड होती है। और हम बात करते हैं ईसीजी की, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का। जो मशीन रहती है उसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। जो फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्ड करी थी वो वेलन ने करी थी, जो डिस्कवर करी थी वो इंथेवेन ने करी थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इनके अंदर 3 मिनिमम लीड्स लगाना पड़ती है अपनी ईसीजी को नापने के लिए। 2 अपनी दोनों हाथों में रहती है यानी ब्रिस्ट के पास रहती है, और एक लेफ्ट एंकल में प्रेजेंट रहती है। इनके अंदर 3 वेव प्रेजेंट रहती है, एक पी वेव रहती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है, और एक टी वेव रहती है। जो पी वेव रहती है वो इंडिकेट करती है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और जो अपना टी वेव रहती है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, यानी कि ये लीड करता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल को यानी रिलैक्सेशन को। तो कितनी हार्ट रेट प्रोड्यूस हुई यानी कि कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है 1 मिनट में एक ईसीजी के अंदर, तो इससे अपन एक हार्ट रेट का अंदाजा लगा सकते हैं। पल्स यानी एक वेव फील होती है अपनी वॉल ऑफ द आर्टरी पे एट द एवरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि ये कुछ अपनी बॉडी के का फील हो सकती है पल्स ठीक है। जो हार्ट रहता है वो वेंट्रिकल जो रिलैक्स स्टेट में रहता है, तो पल्स कोई भी यानी इनके अंदर कोई भी जर्क नहीं होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होता है यानी कि ब्लड का फ्लो होता है, तो एक अपने को फीलिंग होती है यानी कि वेव की फीलिंग होती है, ठीक है। इसी वजह से जो इलास्टिक वॉल रहती है अपनी आर्टरी की वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसका एक जर्क फील होता है अपने को। ये कहाँ नापी जा सकती है? ये नापी जा सकती है अपनी रेडियल आर्टरी पे, कैरोटिड आर्टरी पे, टेम्पल्स पे और एंकल पे। ये यूज होती है टू मेजर हार्ट रेट। कुछ अपन टर्म्स की बात कर लें तो सबसे पहले अपन टर्म की बात करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम वेंट्रिकुलर में एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में प्रेजेंट रहा, यानी कि वो ये 120 ml रहता है। अपन बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट हुआ इनटू अरोटा बाय ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये अराउंड रहता है 70 ml। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिमेन्स इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
यानी कि एंड में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद कितना वेंट्रिकल में ब्लड रह जाता है उसको अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि ये 50 ml के लगभग रहता है, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि ये फ्रैक्शन रहता है कितना ब्लड इजेक्ट हुआ आउट बाय विच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इन वन स्ट्रोक, यानी अराउंड आता है 60%। जो कार्डियक आउटपुट रहता है यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट हुआ इनटू अरोटा बाय ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट निकालने के लिए 70 मल्टीप्लाई बाय 72 कर देंगे तो अराउंड आएगा 5 लीटर। जो कार्डियक आउटपुट रहता है वो 5 लीटर रहता है। जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो वेरी भी कर सकता है, जैसे अपन ने रेगुलेशन ऑफ दी हार्ट रेट में पढ़ा कि एक्सरसाइज और जब अपन स्ट्रेस में रहते हैं या इमोशन रहता है या फीवर रहता है तो अपना हार्ट कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी इनके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है तो वो अपर लिमिट रहती है ब्लड प्रेशर की, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो लोअर लिमिट रहती है ब्लड प्रेशर की। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो कब जनरेट होता है, जब वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टेड एट मैक्सिमम। जो अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो कब प्रेजेंट होता है, जब वेंट्रिकल फुली रिलैक्स स्टेट में रहती है। तो सिस्टोलिक का ब्लड प्रेशर रहता है नॉर्मल में 120 mmHg और जो डायस्टोलिक रहता है वो 80 mmHg रहता है नॉर्मल में, यानी कि बीपी रहता है 120/80 mmHg। यानी जब अपना हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहता है तो डायस्टोलिक वॉल्यूम रहता है, जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक ये प्रेशर लगाता है, इसी प्रेशर को अपन नापते हैं। तो ठीक है, ये बीपी नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर रहता है। जो पल्स प्रेशर रहता है वो डिफरेंस रहता है बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये अराउंड रहता है 40 mmHg, यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 40 mmHg आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सेंट्रल मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी का बढ़ना यानी कि 140 to 90 mmHg से ज़्यादा बीपी हो जाएगा तो हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। इसके कॉजेज होते हैं ओबेसिटी, डायबिटीज़, आर्थरियोक्लोरोसिस, स्ट्रेस। जो इनका ये साइलेंट किलर भी बोलते हैं, यानी कि अपने किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं, और आइज़ को इफेक्ट कर सकते हैं। जो अपना टैकीकार्डिया रहता है यानी कि हार्ट रेट का बढ़ना हो जाता है, यानी कि ये 100 पर मिनट हार्ट रेट से बढ़ जाता है। जो ब्रॉडीकार्डिया रहता है वो हार्ट रेट का डिक्रीज होना रहता है, यानी कि ये 50 पर मिनट से कम हो जाती है। जो अपना ब्लू बेबी सिंड्रोम रहता है, यानी कि ये किस कारण होता है, ये होता है बच्चों के अंदर, यानी कि जब पेशेंट रहता है जिनका फोरामेन ओवले के कारण होता है ये, यानी कि जो पेशेंट का जो डक्टस आर्टियोलिसिस के भी कारण हो सकता है, यानी कि इनके अंदर मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, यानी कि ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो बाईपास करने के लिए लंग्स के अंदर जो होल्स प्रेजेंट रहते हैं वो बंद नहीं हो पाते, जिस कारण जो मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, और जो बॉडी की जो ब्लड है और स्किन रहती है वो अपीयर होने लग जाती है ब्लू कलर की, इस कारण इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि इनके अंदर हार्ट काम करना बंद कर जाता है। इसका ट्रीटमेंट है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन, यानी कि CPR मेथड होती है, यानी कि 4 बार हार्ट रेट को अपन धक धक करते हैं और 1 बार सांस लेते हैं, यानी 4:1 का रेशियो रहता है। यानी कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड ने किया था, और फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में कब हुआ था, ये करा था डॉक्टर P वेणुगोपाल ने। जो अपनी र्यूमेटिक हार्ट डिसीज रहती है, यानी कि ये होती है ड्यू टू डैमेज इन द वॉल्स, यानी कि कुछ टॉक्सिन्स के कारण प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण अपनी जो वॉल्स रहती है वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण अपने को र्यूमेटिक फीवर भी आता है। फिर आर्थीमिया यानी कि एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है ड्यू टू डैमेज इन द साइनो आर्टरियल नोड। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा सकते हैं अपन, जो कि लिथियम हैलाइड होते हैं और लीड्स होते हैं और एक सिलिकॉन चिप्स होती है। हार्ट ब्लॉक यानी कि एबनॉर्मली जो अपनी एबनॉर्मलिटी आ जाती है वर्किंग ऑफ द कंडक्टिंग और सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी कि ये SAN ब्लॉक भी हो सकता है, AVN ब्लॉक भी हो सकता है, और बंडल ऑफ हिस का ब्लॉक भी हो सकता है। आर्थरियोक्लोरोसिस यानी कि इनके अंदर डिपोजिशन हो जाता है फैट कोलेस्ट्रॉल का ऑन द आर्टरियल वॉल, जिस वजह से ये हेल्प करते हैं, नैरो कर देते हैं अपने आर्टरियल ल्यूमेन को, जो पहले से नैरो रहता है और नैरो कर देते हैं, जिस कारण जो ब्लड फ्लो रहता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो का, और अपना BP रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका डायग्नोसिस होता है एंजियोग्राफी, यानी कि अपन इंजेक्ट करते हैं एक रेडियो ओपेक डाई को, जिस कारण जो अपने को जहाँ पे चोक होता है यानी कि जिसके अंदर फैट डिपोजिशन होता है वो अपने आप पता चल जाता है। इसका ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी, जो कि अपने इसके अंदर एक बैलोनिंग करते हैं और एक स्टेनिंग करते हैं, यानी कि एक स्प्रिंग डालते हैं अपने
आर्थ्रोक्लोरोसिस पेशेंट के अंदर। फिर कैरोनरी आर्टरी बाईपास भी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये आर्टरी बहुत ज़्यादा चोक हो गई है तो एक सुपरफिशियल आर्टरी डाल देते हैं साइड से, इसी को अपन कैरोनरी आर्टरी बाईपास भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि डेथ हो जाती है कुछ पार्ट ऑफ द हार्ट की ड्यू टू डिक्रीज इन O2 सप्लाई। एंजिमा पैक्टोरिस होती है यानी कि कुछ हल्का सा चेस्ट में पेन होता है ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर किस कारण होता है? जब अपन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है या पम्प्ड होता है फ्रॉम दी हार्ट, जहाँ की ये मीट नहीं कर पाता बॉडी रिक्वायरमेंट्स को, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। अब अपन बात करेंगे सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल रीजन, यानी कि अपन ने 2 सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ा ही, उसके अलावा कुछ और सर्कुलेशन स्पेशल रीजन पाथ होते हैं, जैसे कि सबसे अपन बात करेंगे कैरोनरी सर्कुलेशन की, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन टू एंड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट, यानी मायोकार्डियम में के अंदर जो वॉल रहती है हार्ट के अंदर, उनके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ये थ्रू होता है कैरोनरी आर्टरी और कैरोनरी वेन के थ्रू। फिर पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर अपन ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था जिसको अपन ने बोला था हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि इनके अंदर कुछ जैसे अपनी को स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ मैटर को लीवर के अंदर पहुंचाना है, तो इसके अंदर कुछ एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कुछ एक पाथवे होना चाहिए। इस वजह से इनको जो पाथवे क्रिएट करता है उसको अपन पोर्टल वेन बोलते हैं, यानी कि स्टार्ट होता है टू वन ऑर्गन और अपने ऑफलोड करता है मटेरियल को टू द इंटरमीडिएट ऑर्गन और फाइनली मीट करता है हार्ट में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की, जो कि अपन ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ा हुआ है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक लीवर के एक पाथवे क्रिएट होता है जिसको अपन बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। दूसरा होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, यानी हाइपोफिजियल पोर्टल वेन इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन प्रेजेंट रहती है। फिर एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर। ये रिड्यूस होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, ये एब्सेंट रहता है मैमल्स के अंदर, इनके अंदर कुछ भी काम नहीं होता, ये बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर हेल्पफुल होता है। अपन बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। अपन ने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ लिया, अब लिम्फ सिस्टम कैसे क्रिएट होता है। लिम्फ सिस्टम यानी लिम्फ रहता है, इनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स रहती है और लिम्फ नोड्स रहती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे लिम्फ एक कलरलेस रहता है, इनके अंदर कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ना ही प्लेटलेट्स रहते हैं, यानी कि और कुछ हाफ ऑफ द प्रोटीन्स भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इनके अंदर केवल और केवल प्लाज्मा रहते हैं, WBC रहते हैं और हाफ ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, जिस कारण इनका जो कलर रहता है वो कलरलेस रहता है। लिम्फ क्लॉट भी नहीं कर सकता है। लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि कलेक्ट करते हैं लिम्फ को और ड्रेन करते हैं, अपने जो लिम्फ रहता है उनको वीनस सर्कुलेशन के अंदर ड्रेन आउट करते हैं। इनके अंदर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, 2 वेसल्स होते हैं, एक लिम्फ कैपिलरीज होती है और लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं। जो लिम्फ कैपिलरीज रहती हैं वो थिनेस्ट रहती है, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, ये ड्रेन करती है लिम्फ को टू द लिम्फेटिक डक्ट्स। इनके अंदर लैक्टियल्स प्रेजेंट रहते हैं। लैक्टियल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? अपने इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि लिम्फ वहाँ से कलेक्ट करता है और लिम्फेटिक डक्ट में पोर आउट करता है। जो अपनी लिम्फेटिक डक्ट रहती है उसके अंदर राइट लिम्फेटिक डक्ट रहती है और एक लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट रहती है। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट रहती है वो कलेक्ट करती है लिम्फ को फ्रॉम द राइट हेड, नेक, थोरेसिक और हेड के थ्रू राइट हैंड में, और जो अपनी लेफ्ट थोरेसिक का लिम्फेटिक डक्ट रहती है वो कलेक्ट करती है लिम्फ को फ्रॉम द लेफ्ट हेड, नेक, थोरेसिक और लेफ्ट हैंड और बोथ लंग्स एंड एब्डोमेन से, यानी इनके अंदर मल्टीपल वाल्व भी प्रेजेंट रहते हैं इन द लिम्फ वेसल्स और ये हल्की सी लीडेड अपीयरेंस शो करती है। ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम कैसे क्रिएट होता है अपन बात करते हैं। तो अपना हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एरोटा के अंदर, एरोटा से आता है आर्टरी के अंदर, आर्टरी से आता है ब्लड कैपिलरी के अंदर और ब्लड कैपिलरी से कुछ ब्लड तो अपने सब्सटेंस ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं, उसको अपन टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड से फिर जो टिश्यू फ्लूइड रहता है वो लिम्फ कलेक्ट यानी उसको लिम्फ बोलते हैं और वो लिम्फ जाती है सीधा लिम्फ कैपिलरी के अंदर और लिम्फ कैपिलरी पोर आउट करता है लिम्फ को लिम्फेटिक डक्ट के अंदर और लिम्फेटिक डक्ट फाइनली पोर आउट करती है सुपीरियर वेना कावा के अंदर और फिर सुपीरियर वेना कावा के अंदर फिर ये वापस वीनस सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, यानी हार्ट के सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है अपना लिम्फ। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स यानी एक लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेट पार्ट रहता है, यानी प्रेजेंट रहता है इन द पाथ ऑफ द लिम्फोटिक नोड्स। ये सारी जगह फाउंड आउट होता है, यानी कि नेक, एक्सिले, ग्रेन वगैरह हर जगह फाउंड आउट होता है। ये इसका बेसिकली एक डायग्राम है, यानी कि अंदर कॉर्टेक्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, फॉलिकल्स रहते हैं, खाइलम रहता है, फिर ये जो ट्रेबिक्यूले रहते हैं वो इनफोल्डिंग्स रहती है और ये मेड्यूला पार्ट रहता है। जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है।
ये डिफेंस ऑफ द बॉडी के अंदर काम करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ लिम्फ फिल्टर और रिमूव करते हैं पैथोजन और कैंसर सेल को, प्रोडक्शन करते हैं लिम्फोसाइट्स का और सिक्रीशन करते हैं एंटीबॉडीज का। जो अपने लिम्फ ऑर्गन्स रहते हैं वो टॉन्सिल्स रहते हैं, अपेंडिक्स रहते हैं, थाइमस ग्लैंड रहती है और स्प्लीन रहता है। अपन स्प्लीन के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो अपना स्प्लीन रहता है वो लार्जेस्ट लिम्फ नोड रहता है ऑफ द बॉडी। जो इसकी लोकेशन रहती है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन लैटरल वॉल टू द स्टमक रहती है। जो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर एरिथ्रोपोइटिन यानी कि ऑर्गन रहता है, यानी कि ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है और इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। जो इसका फंक्शन रहता है वो ब्लड फिल्टर के अंदर काम करता है, यानी कि ये स्टोर करता है अपने आरबीसी को, लिम्फोसाइट्स को, और इस वजह से इनको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये डिस्ट्रॉय करता है आरबीसी को और इस वजह से इनको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हेल्प करता है और रिसाइकल करता है आयरन को और प्रोडक्शन करता है लिम्फोसाइट्स का और सिक्रीशन करता है एंटीबॉडीज का। ये चैप्टर भी अपना समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।